हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं आपके लिए टेट 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या फिर सीखना एक स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या फिर सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, या फिर सीखना एक परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। अगर हम बात करते हैं सीखने की, सीखने के लिए इस कोहलर ने एक सिद्धांत दिया था अधिगम के क्षेत्र में। कौन सा सिद्धांत दिया था? वो दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये कोहलर ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत में कोहलर क्या कहना चाहते थे? उन्होंने ये बताया यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति है क्या करेगा? उसका निरीक्षण करता है। पहले क्या करता है? उसका कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उसका क्या करेगा? निरीक्षण करेगा, फिर उस पर ध्यान केंद्रित कर देगा और समस्या के जितने भी उपाय हैं, जितने भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं, उन सब पर अपना ध्यान लगाएगा, उनको समझेगा और उसके बाद उनको हल निकालेगा। तो क्या सिद्ध करना चाहते थे कोहलर? कि सीखना जो है एक संज्ञानात्मक संकार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर है कि संज्ञानात्मक एक संकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या ऑप्शन नंबर 2 वाक्यों के निर्माण से, या फिर शब्दों के निर्माण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? किस प्रकार के शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों, या फिर केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली बात। अगर हम बात करें कि शिक्षा का समावेशीकरण क्या होता है, तो शिक्षा का समावेशीकरण हमें यह बताता है कि शिक्षा की जितनी भी आवश्यकता की पूर्ति हमें करनी है, उसके लिए समावेशी शिक्षा में एक सामान्य छात्र हो या दिव्यांग छात्र, उनको हमें समान शिक्षा के अवसर प्राप्त करने चाहिए कि वो शिक्षा ले सकें। और समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय हो या आपका कोई विशेष कक्षा हो, उन सबको एक्सेप्ट नहीं करती है। उनका कहना है कि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार। तो समावेशी में क्या होता है? समावेशी कक्षा में आपके सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों को शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। पहले क्वेश्चन का आंसर है संज्ञानात्मक संकार्य, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है अक्षरों शब्दों के मध्य साहचर्य से, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सामान्य और विशिष्ट छात्र से। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है निरस्तता संबंधी दोष, ऑप्शन 2 है पठन दोष, ऑप्शन नंबर 3 है गणना दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गणित संबंधी अधिगम जो अक्षमता तो उसकी हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गणना दोष। और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं हम डिस्कैलकुलिया। क्या बोलते हैं? डिस्कैलकुलिया को। ये किससे रिलेटेड होता है? गणित में जो सीखने में अक्षमता होती है उससे होता है। इसमें जैसे 2 अंक है कि कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है, इनमें हमें डिफरेंस करना हो, या मानसिक रूप से सरल एक अंकों की संख्या जोड़ना हो कि हाँ भाई ये कितना हो गया, ये संख्याओं की पहचान में खराब प्रभाव, या गिनती करने में गड़बड़ हो, इन सब ऐसी चीजों में जो ये लक्षण होते हैं, ये सब ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं डिस्कैलकुलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 क्षमता निर्माण का भाव, ऑप्शन नंबर 2 अभिभावकों की भागीदारी का न होना, या अलगाव या संवेदनशीलता। समावेशीकरण क्या कहता है? समावेशीकरण में सामान्य और विशिष्ट टाइप के बच्चों को शामिल किया जाता है। इसमें किसी बच्चे में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संवेदनशीलता।
और ये जो है क्षमता निर्माण का अभाव हो गया, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, और ये अलगाव, ये क्या करते हैं, ये समावेशीकरण की सफलता के लिए बाधक होते हैं। और आवश्यक क्या है, आवश्यक है संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संवेदी। ये संवेग जो है ये किससे बन, ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमोशन। तो मनुष्य जो है वो अपनी रोजाना की, जो रोजाना हमारी दिनचर्या होती है, उसमें क्या करता है, सुख हो, दुख हो, भय, क्रोध, प्रेम, नफरत, ये सब का अनुभव करता है। और वह यह व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, किसी कारण से ही करता है, ये तो है नहीं कि अभी करे। तो यह अवस्था क्या कहलाती है, आपको गुस्सा आ गया एकदम से किसी बात पे, ये नफरत हो रही है, या आपको डर लग रहा है, दुख हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब संवेग के पार्ट होते हैं। तो ये क्या अवस्था क्या कहलाती है, ये कहलाती है संवेग। और संवेग के घटकों में क्या क्या होता है, उसमें होता है आपका शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन इसमें होता है, और व्यवहारात्मक, अव्यक्ति तथा भावनाएं शामिल होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, इसमें ऑप्शन दिए ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाचारी या जनतांत्रिक या सहानुभूति या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता नहीं है, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी क्या अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। मतलब एक अच्छा शिक्षण क्या होता है, एक अच्छा शिक्षण वह होता है जिसमें टीचर अधिगमकर्ता के साथ, जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसे उचित वातावरण में सूचनाएं दे, उसे उचित वातावरण में पढ़ाए, उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करे अधिगमकर्ता के साथ जो सीख रहा है। तो एक अच्छे शिक्षक को समावेशी होने के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, उसे जनतांत्रिक मूल्यों का भी पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, विक्टम ब्रूम, मास्लो, स्किनर, हर्जबर्ग, इसके द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो दिया था आपके विक्टम ब्रूम ने दिया था। और कब दिया था, 1964 में दिया था। मास्लो इसने किसका दिया था, इन्होंने दिया था अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रयोजन सिद्धांत इन्होंने दिया था। और अगर हम बात करें हर्जमन की, इन्होंने दिया था दो द्विकारक सिद्धांत दिया था इन्होंने। और स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये तो बहुत फेमस, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था आपके स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, विक्टम ब्रूम। मास्लो ने दिया था अभिप्रेरणा का सिद्धांत, हर्जबर्ग ने दिया था द्विकारक का सिद्धांत, और स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं व्यक्तित्व, सामाजिक अंतःक्रिया या सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सूचना प्रक्रियाकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, या फिर रेखीय अभिक्रम या शाखीय अभिक्रम या तैयारी और अर्जन। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर है। इसमें जो कौशलों के स्थानांतरण है, इसका अर्थ होता है कि कौशल के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य या निगमन से आगमन की ओर। तो इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट वीडियो शिक्षण सूत्र से रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर उस पर देख सकते हैं कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं और किसने कौन सा शिक्षण सूत्र दिया है। इसमें अगर हम बात करें निगमन से आगमन की ओर, तो यह आपका शिक्षण का सूत्र नहीं है। आपका सरल से कठिन, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूढ़ से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और आगमन से निगमन की ओर है। ठीक है, तो इसमें क्या निगमन से आगमन की ओर, यह आपका कोई शिक्षण का सूत्र नहीं। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद होता है योजना बनाना। फिर योजना बनाने के बाद क्या होता है? इसमें कितने स्टेप होते हैं? इसमें 6 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो गया योजना बनाना। योजना बनाने के बाद होता है आपका पाठन। पाठन के बाद होता है फीडबैक। उसके बाद होता है फीडबैक। फीडबैक के बाद होता है आपका पूर्ण योजना, दोबारा योजना पे, फिर पुनः शिक्षण और फिर होता है पुनः फीडबैक। ये आपके 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका अन्वेषण, जो आपके अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैक्षिक सुधारों के में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व शकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, या फिर स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला या तीसरा, पहला या दूसरा, दूसरे तीसरे, ये तीनों सही है। कौन सा सही है इसका आंसर? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों जो ऑप्शन है ये सभी होंगे तभी ये विकेंद्रीकरण संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसको बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, या ध्वनि संवेदना, या प्रत्यक्ष संवेदना। तो किससे करेगा? वो करेगा अपने ध्वनि संवेदना से। ये जो संवेदना होती है ये मस्तिष्क की सामान्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संकृत्य अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या 5 से 8 वर्ष। इसमें क्या होता है? इसकी एक ट्रिक होती है कि सबने पूरी की मूर्ति। आपने तो संवेदी जो होता है, संवेदी गति की अवस्था जो होती है, पहली अवस्था होती है ना, 4 अवस्थाएं बताई थी, वो कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष की, ये हो गया आपकी संवेदी। फिर होती है, ये हो गई आपकी संवेदी। फिर आपकी आती है सब पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है, वो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। और उसमें पहला स्टेप, उसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राक संप्रेत्यातक अवस्था और अंतर्दृशी अवधि। तो इसमें क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 4 वर्ष माना जाता है और अंतर्दृशी अवधि को 4 से 7 वर्ष माना जाता है। तो इसमें 2 से 7 जो होता है ये आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम 4 सबने पूरी की मूर्ति आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें, वो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की करें तो वो होती है 11 वर्ष से अधिक। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 थी संवेदिक गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन नंबर 2 है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, नेक्स्ट है ऑप्शन काल्पनिक व्यय का अंत। तो जो बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है वो क्या है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि अपने भविष्य की योजना पर डिस्कस कर सकें, सोच सकें। तो अगर हम बात करें कि बाल्यावस्था में बच्चों की बौद्धिक विकास की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं जैसे कि सहज प्रवृत्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास हो, रुचियों में इंटरेस्ट होता है, और बालकों में इस उम्र में क्या होता है? वो सोचने लगते हैं, सोचने की क्षमता का विकास होता है, समस्या की समाधान की जो प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि और विकास देखने को मिलता है, समस्या के बारे में सोचने लगते हैं कि समस्या का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है उसमें। और इसमें क्या होता है? जो संवेगात्मक विकास होता है इमोशन वाला,
उसमें जो आपको बच्चों को छोटे में डर लगता है उसका जो अंत होने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि भविष्य की सूझबूझ बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पावलोव, बीने, चोम्स्की या मोसो? तो इसका राइट आंसर है चोम्स्की जो है भाषा विकास से रिलेटेड है। चोम्स्की को जो है जेनेटिक ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है और ये 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदान इनका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम के प्रयास एवं भूगोल के सिद्धांत से, संकेत अधिगम के सिद्धांत से या स्थान अधिगम के सिद्धांत से? तो किससे किया था? थॉर्नडाइक ने कौन सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था अधिगम के प्रयास एवं भूगोल का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और उन्होंने कब दिया था ये वाला सिद्धांत? दिया था इन्होंने 1898 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन दिए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन नंबर 3 है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण और 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो जो गिरोह आयु होती है गैंग एज जो होती है ये सामान्यतः आपके 8-10 से साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। इस आयु को क्या कहा जाता है? गैंग एज कहा जाता है, यानी कि गिरोह आयु कहा जाता है। जो बचपन से तो अधिक होता था किशोर अवस्था से पूर्व की आयु जो होती है उसे गिच कहा जाता है। यह बच्चों का जो प्राथमिक शिक्षा का प्राइमरी का दौर होता है, यह आयु में परिवर्तन रुचि के विकास की होती है। ने जो है बच्चों की इस आयु को गिरोह को क्या कहा था? उन्होंने कहा था लेटेंसी पीरियड। क्या कहा था? लेटेंसी पीरियड कहा था। किसने कहा था? ये कहा था आपके फ्रायड ने। और इस गैंग एज के अंतर्गत क्या होता है? बच्चों की जो रुचि होती है परिवार से या माता पिता से अलग होकर किसमें ज्यादा होने लगती है? अपने दोस्तों तथा साथियों की ओर होने लगती है। और इसमें क्या बच्चे एक समान रुचि के जो बच्चे होते हैं वो अपने एक समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था में कौन सी है? कौन सी तीसरी अवस्था पियाजे की? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूल संज्ञानात्मक अवस्था या फिर संवेगात्मक गामक अवस्था। तो इन्होंने क्या किया था? 4 अवस्थाएं दी थी हमसे। तीसरी पहली थी समयपूरी की मूर्ति संवेदी संज्ञात्मक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, तीसरी थी मूल संज्ञात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संज्ञात्मक। तो इसका राइट आंसर हो गया जो ये है, ये आपकी तीसरी हो गई। औपचारिक होती है चौथी, संवेदी ये आपकी पहली अवस्था होती है, ये होती है आपकी दूसरी अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा होना शामिल नहीं है, या प्रेरणा, या रुचि, या फिर विषय वस्तु का स्वरूप। तो अधिगम का क्या मतलब होता है? अधिगम का होता है सीखना, और ये जो सीखना है ये हमारी प्रक्रिया जो है ये जीवन भर चलती रहती है। इसमें इंसान जो है वो अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी से ना किसी से सीखता रहता है। तो इसमें पूछा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो क्या नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप जो है वो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि जो है ये अधिगम में योगदान देने वाले कारक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की अवस्था। अब जिसमें पूछा है कि सामाजिक मूल्य कौन सा है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संकट की स्थिति में देखता है कि हाँ हम देख रहे हैं कि सामने वाला जो है वो किसी प्रॉब्लम में है, तो उसमें क्या होगा? हम उसकी हेल्प करेंगे, है ना? इच्छा होगी कि हाँ यार परेशानों से हेल्प करनी। तो मनोवैज्ञानिक समाज जो है जीवन विज्ञान के प्रभाव में सहायता परक व्यवहार को जैविक संरचना का परिणाम मानता। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ऑप्शन है स्वतः शोध, दूसरा ऑप्शन है एल्गोरिदम, तीसरा ऑप्शन है मानसिक वृत्ति, चौथा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतः शोध। इसमें क्या होता है?
कोई समस्या होती है तो उसके बारे में बच्चा खुद ही सोचने लगता है और खुद ही निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? स्किनर ने, रोस ने, एबिंगहॉस ने या एम.एल. बिग्गी ने? तो किसने कहा था? ये कहा था एबिंगहॉस। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक के जो अधिगम के प्राथमिक नियम है उसमें कौन सा नहीं था? उसमें था आपका साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये आपका है गौण नियम और ये आपके हैं प्रमुख नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा? किस पे बल देता है? ये देता है आपके व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो व्यवहार पर बल देता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था पावलोव ने 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। ये किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दूसरा है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह आपके अधिगम की विशेषता नहीं है। ये आपके CDP के 30 क्वेश्चन थे। आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।